नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट में बड़े दिनों के बाद आज एक ऐसी सुनवाई देखने को मिली जहां पर केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को डायरेक्ट, बिना घुमाए फिराए, डायरेक्ट उनकी क्लास लगा दी गई। देसी में कहें तो आज सीधा सीधा रगड़ दिया। दो जज जिनकी ईमानदारी को लेकर के अब तक कोई प्रश्न नहीं है, और हम पिछले शो में बैठे थे बलराज मलिक साहब के साथ, तो उन्होंने 4-5 जजों के नाम गिनवाए थे। उनमें टॉप पर उनका नाम था जस्टिस अभय एस ओक और उज्जवल भुइयां, जस्टिस उज्जवल भुइयां। इन्हीं दोनों की बेंच थी। मामला ईडी का था और सामने से जो वकील आए थे कोई छोटे मोटे नहीं, एसजी साहब थे, सॉलिसिटर जनरल। वो कह रहे थे कि माफ कर दीजिए, लेकिन जस्टिस भुइयां और जस्टिस अभय ओक ने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईडी के पीछे खड़े केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई और सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। ये रेयर देखने को मिलता है आजकल, इसलिए इस विषय को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उस दौर में जब चारों तरफ निराशा का माहौल हो, कमेंट में भी हमारे तमाम दर्शक लिखते हैं कि आप लोग क्यों उम्मीद दिलाते हो, क्यों उम्मीद जगाते हो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद तो जगाना होगा। जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम सीधे बलराज सिंह मलिक साहब को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे। आज दो बड़े महत्वपूर्ण मामलों पर कोर्ट में सुनवाई थी। एक मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में था, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करेंगे जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में जो मामला था। यह मामला था ईडी को लेकर के कि ईडी जो पीएमएलए में के खिलाफ जो दलील है, उस पर जो ईडी को फटकार लगाई गई, वो मामला हम आपको बता दें। इसके जो धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा जो 45 है, वो प्रावधान किसी महिला पर लागू होगा या नहीं, इस मामले पर सुनवाई थी। पिछली सुनवाई में तुषार मेहता ने कुछ दलीलें दी थी। वो दलीलें ऐसी थीं जिसमें उन्होंने कहा कि महिला को भी किसी तरह की जमानत के मामले में किसी तरह की कोई छूट, एक्स्ट्रा अतिरिक्त छूट नहीं दी जा सकती है। उस पर कहा जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने, हम यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कानून के विपरीत प्रस्तुतियां देने के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तकनीकी भाषा, थोड़ा लीगल लैंग्वेज है, उसको आसान भाषा में अभी मलिक साहब समझा देंगे कि उनके कहने का आशय क्या था। इससे पहले अदालत ने 20 दिसंबर 2024 को सॉलिसिटर जनरल की जमकर के खिंचाई की थी, और जो भी मैं बता रहा हूं ये ऑथेंटिक जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है वो बता रहा हूं, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं। उसमें जो है तुषार मेहता ने एक तर्क दिया था कि कड़ी जमानत शर्तें एक महिला पर भी लागू होंगी, यानी पीएमएलए की धारा 45 महिला पर भी लागू होगी। कोर्ट ने तब कहा था कि धारा 45 का प्रावधान स्पष्ट रूप से महिलाओं को जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों की से छूट देता है। आज जब तुषार मेहता पेश हुए, मैं थोड़ा सा बता दूं मामला, फिर मलिक साहब तो पूरा समझाएंगे सामान्य भाषा में। आज जब तुषार मेहता आए तो ईडी की ओर से जो पिछली बार 20 दिसंबर को दलील दिया था, उसके लिए शुरुआत में ही माफी मांगी और ये स्वीकार किया कि एक महिला पर भी छूट लागू होगी। लेकिन इस पर जो है उन्होंने कहा कि गलत कम्युनिकेशन के कारण कुछ भ्रम पैदा हुआ था। तो जस्टिस अभय ओक का स्टेटमेंट में कोट अनकोट आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा गलत कम्युनिकेशन का कोई सवाल ही नहीं है। हम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा इस तरह की दलीलों की कभी सराहना नहीं कर सकते हैं। यदि यूनियन ऑफ इंडिया के लिए पेश होने वाले लोग कानून के बुनियादी प्रावधानों को नहीं जानते हैं तो उन्हें मामले में क्यों पेश होना चाहिए। सोचिए, तुषार मेहता के पेश होने पर भी उन्होंने कठोर टिप्पणी की, और अंतिम समय में जवाब दाखिल करना यह दर्शाता है कि यह अंतिम है कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जमानत देने से इनकार किया जाना चाहिए। ये टिप्पणी
जस्टिस अभय अशोक की थी, आगे और भी है, मैं पूरा पढ़ देता हूं जो एक लीगल लैंग्वेज को। यदि अदालत के समक्ष पेश होने वाले सरकारी वकील इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि अदालत बुनियादी प्रावधानों के बारे में नहीं जानती है और इस तरह की स्वीकारोक्ति करती है, तो हम क्या करें, हम कार्रवाई कैसे संचालित करें? हम स्वीकार करते हैं कि हम पूरे कानून को नहीं जानते, लेकिन कभी कभी हम कानून के कुछ प्रावधानों को जानते हैं। और पीठ ने आरोपी को जमानत भी दे दी। वो नवंबर 2023 से कारावास में था, पीठ ने जमानत भी दी और केंद्र सरकार, उनके सॉलिसिटर जनरल, सबको कड़ी फटकार भी लगाई। सीधा चलते हैं मलिक साहब के पास। मलिक साहब पिछले काफी वक्त में मुझे पहली बार ऐसा मामला दिख रहा है कि जहां पर सिर्फ टिप्पणी नहीं, टिप्पणियां तो हमने खूब सुनी, चंद्रचूड़ साहब से सुनी, संजीव खन्ना से सुनी, हमने केजरीवाल सिसोदिया के मामले में टिप्पणियां ईडी पर सुनी है, बहुत कठोर टिप्पणियां होती थी, लेकिन आखिर में जमानत की याचिका खारिज कर दी जाती थी कि जाइए लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। यहाँ अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां, इनकी पीठ ने एक तो इनकी जम के क्लास लगाई, खूब खबर ली, उसके बाद जो याची उसकी जमानत की याचिका थी वो जमानत भी दे दी। इससे एक तो संदेश क्या गया, क्या तुषार मेहता आइंदा इस टाइप की दलीलें लेकर के आएंगे एसजी साहब? केंद्र सरकार, पीएमएलए की धारा 45, इन पर जो है कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अपने एज यूजुअल अपने रवैये पे कायम रहेंगे। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के साख से जुड़ा हुआ ये मामला क्या नजर नहीं आता है कि कुछ साख थोड़ी सी तो बढ़ाई ही है? जस्टिस ओक आज के जस्टिस एचआर खन्ना है आज के हालात में, और देश के अंदर आशा की किरण, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा और हिमालय पर्वत की तरफ प्रहरी बन के इस देश के फंडामेंटल राइट के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है विपरीत परिस्थितियों में, उस वक्त में जब लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन बंद, लोगों का एजिटेशन करना, बोलना, धरने देना, जुलूस करना और रास्ते रोकना, किले बिछाना, ये सारे हालात के अंदर, और सारे अपोजिशन के लीडरों को केसों में फंसाना है, पीएमएलए यूएपी में फंसाना और ड्रैकोनियन लॉ और अमेंडमेंट इस तरह के करना, ऐसी सिचुएशन में सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर लोग जज उसी तरह से बोलने लगे थे जैसे इमरजेंसी में 4 जजों ने बोला था, मेजोरिटी ने जो फैसला किया कि राइट टू एक्सप्रेशन इमरजेंसी के दौरान हथियाया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, कोई लोगों का वो नहीं था, पता कौन कहाँ पकड़ लिया, कोई राइट नहीं लोगों का। इस तरह से ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के अगर बेंचेज में देखेंगे तो सबके सब लंबे, और यहाँ तक कह दिया कि इन मामलों में खाली बेल इज जेल इज एक्सेप्शन, जो हमारे देश की का जूरिस्प्रूडेंस है, बेल देने का सबका अधिकार है, पूरी दुनिया में इसको मान्यता है, पूरी दुनिया का क्रिमिनल लॉ इस पे आधारित है। यहाँ उल्टा कर दिया कि जेल, कानून में जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन। मैं इसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा हाइट ऑफ नॉनसेंस, ना समझी का सबसे खतरनाक उदाहरण देश की जुडिशरी की तरफ बेंचेज ने ऐसा किया है। तो जस्टिस ओक ने आज एक मैसेज दिया है और फटकार ये नहीं लगाई, उनका कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं, जो लोग दलील दे रहे हैं उनको कानून का अता पता नहीं है, वो कानून के विपरीत दलील दे के प्रेशर बनाना चाहते हैं जजों पे, और ये दिखाना चाहते हैं जैसे जजों को कानून का नहीं पता, हमें पता है, उल्टा चोर को बाल को डांटे। और अक्सर आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग अगर देख लेंगे इसकी सॉलिसिटर जनरल की, ही इज द सेम ऑन द नेशन। सॉलिसिटर जनरल के काबिल आदमी नहीं है वो, उसको सिर्फ बनाया इसलिए क्या, उसका बोलने का तरीका देख लिए, वो जजों को डराते हुए या सामने वाले उसके अपोजिट में जो वकील होंगे उनको दबाने की कोशिश और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश वो आदमी करता है। मेरा भी पाला पड़ा उनका एक दिन एक केस में, मैंने कहा डोंट सप्रेस माय एडवोकेट। तो उस दिन मुझे लगा कोर्ट में जो लोग थे या जो मामला था सब अंदर से खुश थे, हाँ कि कोई वकील भी इस तरह कर सकते हैं, कर नहीं सकते, सबको करना चाहिए, किसी को भी नॉनसेंस करने का अधिकार नहीं, चाहे वो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, कई सीनियर एडवोकेट कोई भी हो, यू कांट सप्रेस वॉइस। बल्कि जो आप जितना सीनियर है वो प्रैक्टिस में, उतना आपको यंग लोगों की आवाज को बुलंद करना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं तो उनके बीच में बोलना नहीं चाहिए। हमें तो दोनों पक्षों को कोर्ट की मदद करनी है, टू अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहेल्ड द फंडामेंटल एंड लीगल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, बस
इतना सा काम। तो सॉलिसिटर जनरल हमेशा इस तरह से वकालत करते हुए नजर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सरकार की हर बदनीयती और गलत कामों पे वो पर्दा डालना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, वो इस तरह बोलते हैं। और मैं तो देखता हूँ काफी कोर्टों में उनको कोई बोलने वाले हिम्मत नहीं कर पाते हमारे जज लोग। ये है हाइट ऑफ द कावर्डनेस कहूंगा मैं इसको। भाई ऐसे लोग हैं, कैसे आप वो करते हैं दोनों पक्ष, अगर आप बिना सुने किसी के एक ही आदमी की ज्यादा सुनोगे, और बहुत बार लगता है वकीलों को, वकील ये चर्चा करते हैं कि बहुत बार इस तरह से ऑर्डर आते हैं जो सॉलिसिटर की लैंग्वेज और उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ के, ये नहीं है, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के बाद इस देश में लोगों के पास सॉल्यूशन क्या है? अगर जज ही कंटेम्प्ट करे तो उसके पास दो सॉल्यूशन है, या तो एडवोकेट चीफ जस्टिस को लिखें, अगर ही इज नॉट, वो कंटेम्प्ट उसने नहीं की है तो उसको लिखें लेटर कि बेंच को बदलो या बड़ा बेंच बनाओ, और इसी तरह या कोई इनिशिएट करो कार्रवाई बेंच गठित करके इस आदमी के खिलाफ। दूसरा, राष्ट्रपति को लिख सकते हैं, राष्ट्रपति को ये कह सकते हैं कि इस तरह गलत हुआ है और ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और वो क्योंकि द बॉस द जुडिशियल अपॉइंटिंग अथॉरिटी देश की, वो करें। तीसरा रास्ता तो इम्पीचमेंट है, जब सरकार इन तरह के मामलों में शामिल होती है, इम्पीचमेंट तो होती नहीं, इस देश में हुई नहीं। दैट इज अ बिग ड्रॉबैक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये नहीं हुआ। और क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां या जो सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नेता लोग हैं, वो इस तरह चाहते हैं जजों की अपॉइंटमेंट इस तरह की हो कि आज हम करप्शन करें, अगर आज हमारी चली गई तो जब तक हम जिए तो हमारे बनाए हुए जज यहाँ होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो उस तरह की होती है। तो इसी वजह से लोग, इनकैपेबल लोग पहुंच गए हैं हाई कोर्ट्स में, और वो सारे के सारे जो आरएसएस से एफिलिएटेड बहुत सारे हैं इस तरह के, कहीं आपको दिखाई देगा। सरेआम कोलिजियम कोई फ्री नहीं है, और आज जस्टिस हो जस्टिस हुई जोड़ी, दिस इज द गोल्डन टीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने देश के लोगों की फंडामेंटल राइट बचाई है। इन कई जजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो ज्योत है, जो प्रकाश है, वो अभी जिंदा है इस तरह के। मैं ये नहीं कहता कि नाकाबिल हैं, मगर मैं ये भी कहूंगा उनकी काबिलियत का कोई लेना देना नहीं है देश को, अगर वो समय पे लोगों के फंडामेंटल राइट और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचा पाते। अरे देश के लोगों को शिकायत होती है सिस्टम से, सरकार से, जब सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं करती, वो तानाशाही, राजशाही, व्यक्तिवाद हावी हो जाता है। डेमोक्रेसी तो ये कहते हैं हर पल लोगों का भागीदारी सुनिश्चित करना होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ जुडिशरी में भी, जुडिशरी कोई आइवरी टावर नहीं है, जुडिशरी में भी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके वकीलों की पूरी दलील सुन के, और एक रत्ती भर भी लगता है कि यस वायलेशन हुआ है, दे मस्ट गो इन द फेवर ऑफ द सिटीजन, नॉट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो आज जो एपिसोड हुआ, ये बहुत वंडरफुल गोल्डन एपिसोड हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इट विल बी मेमोराइज्ड लाइक हिस्ट्री। लेकिन एक सवाल है मलिक साहब, एक आपने बड़ी बात कही कि तुषार मेहता एसजी ये जहां भी जाते हैं सामने वाले वकील को, जज को, सबको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जस्टिस अभय अशोक ने और उज्जवल भुइयां ने तो माफी मंगवा दी इनको। लेकिन एक सवाल है, इस मामले के बाद क्या ईडी जो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, जिन पर आप कई बार सवाल खड़ा करते हैं, क्या अब ईडी का मामला आएगा इनकी बेंच के पास फिर आगे? आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो ओपन आरोप लगेंगे मास्टर ऑफ रोस्टर पे। अब बहुत सारे लोग इस मुकाम पे आ गए हैं कि अल्टीमेटली एक लिमिट क्रॉस हो गई है। लिमिट क्रॉस होने के बाद तो आपका बाप के सामने बेटा भी घुर्राने लग जाता है। एक लिमिट होती है रिस्पेक्ट की, वो रिस्पेक्ट आज के सिस्टम ने, आज की सरकार ने खो दी है। देश के लोगों के दिमाग में कोई रिस्पेक्ट नहीं है लोगों की। ये बाई हुक और क्रुक जो भी है सत्ता में होना, लेजिटिमेसी नहीं होती। वैधता, इलेक्शन जीतना वैधता नहीं है डेमोक्रेसी में। लोगों का ट्रस्ट बनाए रखना, लोगों की भागीदारी रखना, लोगों की भागीदारी के साथ फैसले लेना, तब आप लेजिटिमेट हैं।
अदरवाइज आप चुने हुए षड्यंत्र से इलेक्शन जीत के चुने हुए सरकारें हो जाती हैं, बहुत दिनों तक चलती रहती हैं, ऐसा ही सिस्टम होता है। बहुत बार तक तानाशाह बहुत देर तक तानाशाही करता रहता है और लास्ट में आके लोग का हाल करते हैं, जिससे बचना चाहिए और बचा जा सकता है। मगर ये बहस जो होता है, तो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम अधिवक्ता एडवोकेट्स, देश के भी सारे एडवोकेट्स आज देश के पक्ष में, देश में व्यवस्था के पक्ष में हैं और जुडिशरी की अगर गलत या जुडिशरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, तो उसमें वोकल हुए हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे को एप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर मास्टर ऑफ रोस्टर इस तरह की बात करेंगे, अभय ओका is the torch bearer the fundamental rights of Indian citizen in the Supreme Court. Abhay Oka is synonymous of the Supreme Court of India. मुझे यहाँ तक कहना पड़ेगा। और अगर उनके सामने से लोगों के इस तरह के केस हटाए, तो then master of roster will be the accused of the people of this country. उनके सीधे पर्सन उठेंगे और वो मीडिया में भी आएंगे और प्रिंट मीडिया में भी आएंगे और ओपन लेटर भी लिखे जाएंगे अगर इस तरह की कोई भी। एक एक और आज मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले पर भी एक टिप्पणी जरूरी है समझना। हालांकि वो मामला महमूद प्राचा अधिवक्ता हैं, उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक बड़ा डिसीजन लिया था कि राजीव कुमार के आयोग को पूरा फुटेज देना होगा। वो फुटेज देने की बात आई तो ऐसा डर, ये जनता के बीच खुद ही साबित करते हैं कि चोर कहीं ना कहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति, मन में चोरी है, मन में कुछ ना कुछ तो घबराहट है। इन्होंने तत्काल आनंद फानन में कानून मंत्रालय के जरिए कानून बनवाया, जो चुनाव प्रक्रिया अधिनियम 1961 है उसके 93 जो सेक्शन 93 उसमें संशोधन करवा दिया कि अब कोई फुटेज कुछ भी नहीं दिया जा सकता। उस मामले में कांग्रेस के, हालांकि मेरी महमूद प्राचा जी से बात हुई तो उन्होंने थोड़ा सा उस पर संदेह जताया है कि कांग्रेस के नेता गए क्यों थे, क्योंकि इस मैटर में मैं जाता, मेरे पास इतना जो लड़ाई का पूरा मेरे पास है कानूनी दस्तावेज, मैं उसको लेकर के जाता, ये बिना मेरे इंफॉर्मेशन के गए, कहीं उसको मामले को कमजोर न करने गए हों। तो वो गए और बेंच पता है सीजीआई की बेंच और संजय कुमार की बेंच, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच। जबकि हरियाणा के जो तमाम मामले पड़े हैं, करण दलाल से लेकर के और कईयों के मामले पड़े हैं जो चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के, संजीव खन्ना साहब ने उस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया, दीपांकर दत्ता के हवाले कर दिया। लेकिन यहाँ पर सुनवाई की और एक नोटिस जारी कर दिया प्रधानमंत्री की मतलब मोदी जी की सरकार को और राजीव कुमार को, दोनों को एक एक नोटिस जारी करके, और 17 मार्च वाले वीक में सुनवाई की बात रख दी कि 17 मार्च वाले वीक में हम सुनवाई करेंगे। इसे आप मतलब कैसे लेते हैं? ये कुछ इसमें उम्मीद जगती है या ये उम्मीदों पर पानी फेरने की तरफ बढ़ता हुआ मामला है? क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो किसी और के इशारे पर काम करते हैं। देखिए, इसमें ये मामला जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था डॉक्यूमेंट देने के लिए, कांग्रेस आई है यहाँ पे सिर्फ उस रूल में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके खिलाफ आई है। वो मामला मिस्टर प्राचा का अलग है, ये मामला अलग है। अब मिस्टर प्राचा को जो चीज नहीं मिली, मान लो उस रूल के आड़ में अगर नहीं मिली है, अब उसको मामले को नहीं सुना है इसने खाली एकदम उसके संवैधानिक तापे के रूल को जो चेंज किया है वो ठीक किया कि गलत किया है। प्राइमा फेसी ये टोटली 100% गलत किया है। इन्होंने क्या लिखा पहले पे क्या था कि भाई सारे डॉक्यूमेंट लोग ले सकते हैं इलेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इसके लोगों को अधिकार है और डेमोक्रेसी में अधिकार होना भी चाहिए, वो खैरात नहीं है। वो अगर पार्लियामेंट उस पर कोई रुकावट लगाना चाहती है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उस पर रुकावट डालना चाहती है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो इन्होंने क्या किया, करके क्या कर दिया कि भाई वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि इसमें दिए जाएंगे वही ले सकते, वो दिया कुछ नहीं। और जब तक वो डॉक्यूमेंट का उसमें विवरण नहीं देंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन किसी को कुछ देगा नहीं, कि इलेक्शन कमीशन की मना करने के लिए वो कहेगा कोर्ट में मैंने तो देखो जी मेरे को तो ये अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट कर दिया तो उसके लिए प्रोसेस लंबा हो गया कि उसको लीगल वैलिड करना है, समय लगेगा उसमें, तब तक ये सारे सालों निकल जाएंगे इस मामले में। ये सारी साजिश है, चोरी है। इसको मैं कहूंगा लेजिस्लेटिव करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी करप्शन, और अब मैं इसको कहूंगा
अगर ये समय पे डिसाइड नहीं हुआ इमीडिएटली, इसमें मार्च की डेट नहीं देनी चाहिए थी। इट्स सो सीरियस, ये 1 वीक के अंदर करना चाहिए था कि 1 वीक में आइए। तो कमाल आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे बीच में इस तरह चेंज कैसे कर सकते हैं, जिस बेंच में खुद जस्टिस खन्ना शामिल थे इस तरह के मामले में, जब ईवीएम का वो था, जब मशीन का चैलेंज हो रहा था कि इलेक्शन बैलेट पेपर से कराइए। तो ये जो भी है, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का जो तरीका है काम करने का, जो के लोगों, सभी पूरे देश के लोग जिससे प्रभावित होते हैं, उसको तुरंत ना लंबी डेट लगाना, दैट इज मेरे हिसाब से दैट इज जुडिशियल करप्शन, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिकॉज you are not fast enough, you are not vigilant enough to do the justice to the country, to the constitution, to the people of this country, citizen of this country. Ultimately, सुप्रीम कोर्ट के पास जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देश के प्रति है, न सरकार के प्रति, संविधान के प्रति है, और संविधान लोगों ने दिया है। और अल्टीमेटली अगर कन्फ्लिक्ट होता है संविधान और देश की पूरी जनता में, तब भी इट इज अ पीपल, these are the citizen of India who are the supreme constitution of India. तो मेरे को नहीं लगता इतना जल्दी न्याय मिलेगा, इसमें ऐसे घाड़मेल होगा और सरकार अपने षड्यंत्र में सफल होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग कभी ना, बीजेपी की सरकार या मोदी की सरकार किसी के बाप की सरकार नहीं है। आप हमेशा बोले कि सरकार जिसका आज तक वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नरेंद्र मोदी, ऐसे लेवल पे लेके आओ आप। मैं आपसे एक आखिरी एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट, आज मैं इस मुद्दे को मैं रखा था सुबह से सवाल आप ही से करने के लिए। जब आपने अभी बताया कि जुडिशियल करप्शन, इलेक्शन प्रोसेस के करप्शन, इतने करप्शन के बात किया आपने, आज इस दुनिया में बड़ा बहुत जबरदस्त खबर एक पूरी दुनिया के लिए है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, और खासकर दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके लिए है कि डेमोक्रेसी होती कैसे है। साउथ कोरिया एक डेमोक्रेसी है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति है यूंग सुक येओल। इन्होंने मार्शल लॉ अभी सप्ताह 10 दिन पहले मार्शल लॉ लगा दिया साउथ कोरिया में। इनकी पार्टी विपक्ष सब खड़े हो गए इनके खिलाफ, मार्शल लॉ हटाना पड़ा। फिर इन पर करप्शन के चार्जेज आए, मार्शल लॉ उसी वजह से लगाए थे अनिश्चितता में, करप्शन के चार्जेज आए, महाभियोग का प्रस्ताव आया। और मतलब वर्तमान राष्ट्रपति, ये भी नहीं कि कल हटे थे, वर्तमान राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में थे मौजूद। जो साउथ कोरिया की भ्रष्टाचार निवारक एजेंसी है, दस्ता है, वो पुलिसकर्मियों के साथ, वहां की लोकल पुलिस के साथ गई और राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया। राष्ट्रपति को अरेस्ट, यही मैं कर रहा हूं। आज दुनिया में तारीफ हो रही है इसकी कि डेमोक्रेसी हो तो ऐसी हो। और हम लोग इतने करप्शन की आपने बात की कि जरा डेमोक्रेटिक इंडियन डेमोक्रेसी और साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी, यूएस की डेमोक्रेसी, कहां पा रहे हैं आप? इंडियन डेमोक्रेसी को कहां पा रहे हैं इस वक्त? हाँ, देखिए, इंडिया ने एक जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है बनी है, जैसे हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है सिविल मामलों की, आपस में देशों के, उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये है जो जिनोसाइड हो और जो ह्यूमन राइट लोगों के अगर नहीं बचा पाए सरकार, या सरकार में बैठे हुए लोग ही दरिंदे हो जाएं, वही मान लो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और इस तरह जातियों में लोगों को बांटें, जातियों के आधार पर इलेक्शन और मारकाट करवा के, रक्त रंजित करवा के अगर लोगों में वैमनस्य बढ़ा रहे हैं और भाईचारा नहीं बढ़ रहा उनके उससे, तो वो सारे के सारे मैं कहूंगा टेररिस्ट हैं, वो टेररिज्म है स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट। और देश का राइट टू एक्सप्रेशन सबसे लो लेवल पे पहुंचा है 14 के बाद। अब और भी हंगर इंडेक्स कम, वो भी नीचे के लेवल पे पहुंच गया है। यानी काहे के डेवलप्ड वो राइट टू एक्सप्रेशन का कम होने का मतलब है देश में आतंक, डर, भय, लोग बोल नहीं पा रहे। और ऐसे में किसको आतंकवादी कहेंगे? जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं वो आतंकवादी हैं। दे मस्ट बी हैंडल्ड बाय लॉ, दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। और उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है किसी भी देश के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, या किसी भी स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की और गृह मंत्रियों की, कि देश में बोलने का भी कम कैसे हुआ, किसी कौन डरा रहा देश के लोगों को? तो डर ही सबसे बड़ा आतंक है, और डर फैलाने वाले लोग ही सबसे बड़े आतंकवादी हैं।
तो स्टेट ही आतंकवादी हो गया है इंडिया के अंदर। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बनना पड़ेगा देश को, इंडिया को, फ्यूचर में बहुत जल्दी। ये जानबूझ के नहीं बन रहे। उसमें क्या है, अगर सरकार और जुडिशियल सिस्टम सब हैंड्स इन ग्लोव हो जाए, मिल जाए आपस में, और लोगों को रास्ता ही ना मिले, तो ऐसे में देश के लोग उस कोर्ट में जाके पेश कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, और सिक्योरिटी काउंसिल की मदद से वहां के प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राष्ट्रपति, सबको गिरफ्तार किया जा सकता है। और उस कोर्ट में जो हेग में है, उसमें पकड़ के कटघरे में उसी तरह मुकदमा चलता है जैसे पटियाला हाउस कोर्ट में क्रिमिनल लोगों का चलता है। मैंने देखा है वो ट्रायल, मैंने अफ्रीकन कंट्री राष्ट्रपति को कटघरे में खड़ा हुआ देखा है। आई डिड ए कोर्स फ्रॉम इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में कोर्स करने गया हुआ था, तो आई शो द ट्रायल ऑफ दैट जेंटलमैन प्रेसिडेंट, ऐसे खड़ा था अपराधियों की तरफ वहां पे। अगर वो बन जाए तो इस देश का अगर प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, कोई और हो, वो भी अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट भी नियति हो जाए, प्रेशर में आ जाए, तो लोगों के लिए रास्ता था। और सिक्योरिटी काउंसिल में एग्रीमेंट होता है, फिर उसको पकड़ के ले जा सकते। और आज भी देश के लोग, अगर देश के लोगों को लगता है आज भी जो ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, उसमें लोग एप्लीकेशन कि इस देश का ह्यूमन राइट कमीशन भी पंगु हो गया है, काम नहीं करता। तो पिछला उसका प्रमुख था अरुण मिश्रा, देश का सबसे निकट जज, देश के ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा देश के जुडिशरी के, जिस आदमी ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल डिसिप्लिन भंग किया, जी फैसले को नहीं माना और अलग फैसला दिया। फिर जब उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हुआ तो उसी का प्रमुख बन बैठा, और गोगोई षड्यंत्र का षड्यंत्रकारी था, चीफ जस्टिस गोगोई। चीफ जस्टिस गोगोई ऐसा जज जो बकवास करता था वहां 4 आदमियों के साथ, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और फिर इतना नकली साबित का छेड़खानी का मामला लगा, शनिवार को अदालत बिठाई, खुद ही जज बन गया, अपने खिलाफ आरोप फैसला सुना दिया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी वहां खड़े हो गए, जैसे वो सो कॉल्ड महाभारत में दुर्योधन की सभा में जिस तरह लज्जित हुई थी एक महिला की मर्यादा, उसी तरह इस देश की न्यायिक मर्यादा भंग की उस दिन गोगोई ने। और वो आदमी, उसको राष्ट्रपति बनाती है राज्यसभा का मेंबर। लालच है राष्ट्रपति पद पे भी और राष्ट्रपति होने पे भी, जो लोग इस तरह के आदमियों को राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं। तो दिस इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। तो देश के लोग स्वयं जागरूक हो, आपो दीपो भवै, तो ये महात्मा बुद्ध ने जो कहा था, और महात्मा बुद्ध ही इस देश का असली मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल मार्गदर्शक, कि इस दुनिया में, इस अस्तित्व में कोई ऐसा सांड नहीं है जो आपके भाग्य लिखता है, कोई ऐसा सांड और रियलिटी नहीं है जो रहस्यमयी है। अस्तित्व किसी के साथ भेद नहीं करता। जितनी असमानता, भेद और भ्रष्टाचार है, वो सब मानव जनित है, मानव कृत है। और वो जो लोग सिस्टम पे कब्जाधारी होते हैं, वो लगातार अपनी बात को, अपने सिस्टम को बरकरार रखने के लिए मन गढ़ंत कथा, मन गढ़ंत सिस्टम, मन गढ़ंत न्यायिक सिस्टम तक डेवलप कर लेते हैं। वही देश में हो रहा है। इसलिए लोगों को सामने आना पड़ेगा। इकट्ठी तो छोटी मछलियां भी होती हैं इकट्ठी, तो बड़ी मछलियों का शिकार नहीं कर पाती। इकट्ठे लोग हो जाएं। और सबसे बड़ा दुख आज मुझे ये है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी बार पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्शन दे चुकी देश के अंदर, मगर एक किसान नेता जो डेथ बेड पे है, मजाक हो रहा है जुडिशियल सिस्टम के अंदर कि जिस केंद्र सरकार को उसमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस और उसमें डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति है। और आपने सही कहा, आपो दीपो भव। अगर यही हम लोग समझ लें तो फिर सब स्थिति काबू में आ जाए। खैर, आज इतना तो है कि एक छोटी छोटी, जब पूरी चारों तरफ अंधकार नजर आता है, तो एक किसी झरोखे से, छोटी सी झिर्री से भी जब रोशनी आती है, तो उस रोशनी को देख करके हौसला बढ़ता है। तो आज जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइया ने वो हौसला जरूर दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है। बस हौसला कायम रखना चाहिए। हौसला कायम है, रहेगा। और हम सुप्रीम कोर्ट की जो हैपनिंग्स हैं, बड़ी खबरें हैं, जहां से भी उम्मीद की किरण आती है, थोड़ी सी भी, वो खबरें हम मलिक साहब के साथ कोशिश करेंगे कि सप्ताह में अल्टरनेट, या अगर रोज है
तो हम आप तक लाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आपको देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जब निराशा पैदा हुई तब देश में ज्यादा निराशा व्याप्त हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा हौसला मिलने लगेगा तो फिर एक बार देश में ऊर्जा और उत्साह का संचार हो जाएगा कि हाँ, अभी नाउम्मीद नहीं होना है। हाँ आशीष तो जी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखेंगे। जी जी नागरिक पार्लियामेंट की कार्रवाई देखे, जरूर देखे, वो भी ना देखे तो हर नागरिक को देश की सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसके बारे में लगातार अवगत रहना चाहिए। अवगत अगर होंगे तो देश के हालात सुधरेंगे। बिल्कुल। जी, धन्यवाद मलिक साहब, आपने वक्त दिया, और बीच-बीच में हम अब लगातार थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा कवरेज और बढ़ाना है। लोग घटा रहे हैं, जी, लेकिन हम बढ़ाएँगे और आपको जोड़ते बिल्कुल। रहेंगे। इजाज़त दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।